everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome you once again Science Army classes. Today I am present here. My topic क्लास 10 का जो बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है साइंस के, वो मैं आज कंप्लीट करा दे रहा हूँ और उसको आप कंसंट्रेट करिए और ये 100% आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। पहले मैं फिजिक्स का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री का और उसके बाद जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो आपके बोर्ड में एकदम 100% आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका ओम का नियम। ओम का नियम एकदम इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 की क्लास है, चल रही है क्लास 10। फर्स्ट है ओम्स लॉ है आपका, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो ओम्स का नियम क्या कहता है? तो यदि आपने भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब और आयतन को स्थिर रख दिया तो जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। जो भी धारा बह रही है वो विभवांतर के समानुपाती होती है यदि आपने भौतिक कारक ताप, दाब और ताप को स्थिर रखा है। तो ये है ओम्स का लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। विभवांतर किसके प्रोपोर्शनल है? I के। प्रोपोर्शनलिटी का निशान आ गया और इसको हटाया जाएगा तो कांस्टेंट आएगा। इन्होंने कांस्टेंट R माना, R I, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं V = I × R, ऐसे लिख सकते हैं आप। V = I × R लिख सकते हैं आप। अगर आपको I डिफाइन करना है तो आप ऐसे इसको, ये इसके बटे में चला जाएगा, V/R, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। I = V/R। अगर R आपको निकालना होगा तो R = आपका आ जाएगा V/I। R = V/I आ जाएगा। जहाँ R क्या है? रेजिस्टेंस है, याद रखेंगे। R = आपका रेजिस्टेंस है, जिसे आप प्रतिरोध बोलेंगे। I क्या है? करंट है आपकी, इलेक्ट्रिकल करंट है आपकी, इलेक्ट्रिक करंट। और आपका V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। R रेजिस्टेंस है, I आपका करंट है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। R = V/I, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत आसान है ये, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और लर्न भी कर सकते हैं कि ओम्स का नियम, जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आप इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, SI यूनिट होती है, SI यूनिट इसका एम्पियर, SI यूनिट आपकी एम्पियर आ जाएगी। और अगर आप 1 वोल्ट 1 रखते हैं, अगर आप रखते हैं V = या R = आप रखते हैं I = या R डिफाइन करते हैं V/I। अगर 1 रखते हैं 1 वोल्ट, I = 1 वोल्ट, तो R = 1 आ जाएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, 1 वोल्ट R = 1 आ जाएगा। न्यूमेरिकल आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन आपका। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें, आप समझ लें इसको, प्रकाश का अपवर्तन में आपके 2 माध्यम की जरूरत पड़ेगी, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड। यहाँ पे मीडियम 1 है आपका, मीडियम 1 और मीडियम सेकेंड हो जाएगा। ये आपका सेकेंड मीडियम सेकेंड, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। क्या होता है, इसको सेकेंड मीडियम को मैंने वाटर मान लिया, ये वाटर है, वाटर सेकेंड मीडियम है आपका, वाटर है। ये फर्स्ट मीडियम आपका एयर है। तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर रे आ रही है, ये रे आ रही है, यहाँ से आ रही है रे,
रे आई, तो ये रे क्या है, इसको सीधे निकलना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो गई, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो गई, ये हमने नॉर्मल खींच दिया, ये थोड़ा सा बेंड हो गई। यानी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने रास्ते से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है, इसका विक्षेपण हो गया, इसको सीधे जाना चाहिए लेकिन ये मुड़ गया, इसका आपका विक्षेपण हो गया, तो ये कहलाता है आपका प्रकाश का अपवर्तन, मुड़ जाता है। इसके बाद से आप देखिए इसका फिगर वो ड्रा करके आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो अपने रास्ते से थोड़ा सा विक्षेपित हो जा रही है, ये कहलाएगा प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है आपका विद्युत शक्ति का सूत्र आपको, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला, ये हो जाएगा P = V × I, ये आ जाएगा आपका, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके। विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होगा, P = V × I। P क्या है, विद्युत शक्ति आपकी पावर है, पावर है आपकी शक्ति है, आपका भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और आगे आपकी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट P = V × I, या फिर और फार्मूला देख सकते हैं, ये भी है P = I² × R, ये भी यूज कर सकते हैं आप, P = I² × R, इस फार्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं कि शक्ति = I² × R। और एक और फार्मूला P = V² R, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, P = V² R। ये भी 3 फार्मूले हैं, विद्युत शक्ति निकालने के 3 फार्मूले आ रहे हैं, P = V × I, P = I² × R, P = V² R, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फार्मूले को, P = V × I, P = I² × R, P = V² R, इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अपवर्तन क्यों होता है, तो अपवर्तन क्यों होता है, तो अपवर्तन इस क्या रीजन है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे अपवर्तन क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है कि अपवर्तन होता है, अपवर्तन क्यों होता है, ये रीजन आपसे पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब प्रकाश अपने चाल से आ रहा है तो उसकी चाल अलग हो जा रही है, माध्यम उसका जब बदल रहा है तो उसकी गति धीमी हो जा रही है, एयर से आ रहा था तो एयर में उसकी गति ज़्यादा है, जैसे ही वो पानी में इंटर किया थोड़ा उसका गति धीमा हो जाता है, जैसे ही उसका गति धीमा हो गया तो अपवर्तन होना स्टार्ट हो गया। तो जब एयर में है तो उसकी गति तेज है, और जैसे ही वो वाटर में इंटर कर रहा है तो उसकी गति धीमी हो जाएगी, तो जब धीमी हो जा रही है तो अपना रास्ते से थोड़ा विक्षेपित हो जा रहा है, इसी कारण अपवर्तन हो रहा है। ये अगला सवाल आपको कह रहा है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल यानी क्रिटिकल होता है विशेष एंगल क्या है, ये तो हमें मालूम है विशेष एंगल यानी जब अपवर्तन हो रहा है, जब अपवर्तन हो रहा है तो एक 90 डिग्री से ऊपर का जो एंगल बनता है, 90 डिग्री से जो ऊपर का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री से ऊपर का जो एंगल बनता है उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जैसे 90 डिग्री 120 डिग्री का कोण अगर बन गया, ये है आपका 120 का कोण बन रहा है, 120 का कोण बन रहा है, ये 90 से ऊपर चला गया तो ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, यही सवाल पूछा है आपसे।
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? कंप्लीटली जो परिवर्तन हो रहा है तो क्या है और ये क्यों? तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ फिजिक्स में कि पूरी तरीके से जब परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो जब प्रकाश की किरणें अधिक घनत्व वाले से अधिक घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम पर जाती हैं तो प्रकाश का पूर्ण रूप से आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। यानी अधिक घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम की ओर जाना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस का सूत्र आपको बताना है। तो F = 1/v + 1/u, ये लेंस का फार्मूला आ जाएगा, लेंस का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका यहाँ पर F क्या है? फोकस है, इग्नोर करें। लेंस का फार्मूला है, ये लेंस का फार्मूला, लेंस का फार्मूला है फोकस = ये फोकस है, फोकस दूरी बोलेंगे आप। v क्या है? ये v बनाया है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब जो बन रहा है। u क्या होता है? वस्तुओं के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी है, वस्तु के बीच की दूरी। इस तरह F फोकल और फोकस दूरी, v आपका प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होगा? वस्तु के बीच की दूरी, ये आ जाएगा। तो ये फार्मूला है, इस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें। 1 = 1/v + 1/u, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आप नोट कर लेंगे फार्मूला। नेक्स्ट आपको कह रहा है ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पीकरण क्या है? ये आप बायोलॉजी में आ जाएंगे। आप बायोलॉजी का क्वेश्चन बताते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन, ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन क्या है? व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? यानी वाष्पीकरण, यानी जब पत्तियों से क्या होता है? पानी का वाष्पन होने लगता है। पत्तियों में क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं, यानी छिद्र होते हैं। स्टोमेटा होते हैं जिन्हें पीछे गार्ड सेल होती हैं। स्टोमेटा भी एक प्रकार का छिद्र है जिसमें गार्ड वो खुलता है और बंद होता है। जब वाष्पन होता है तो वो खुल जाता है, जिससे क्या होता है? पानी इवेपोरेट कर जाता है पत्तियों से। आज जब वाष्पन नहीं होता है तो वो क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा खुलते और बंद होते रहते हैं। जब खुलता है तो पानी का वाष्पीकरण। तो ये स्टोमेटा की बात हुई। स्टोमेटा ऐसे रहता है, ये ओपन फॉर्म है जिसमें ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल है, गार्ड सेल है, और इसको जो है क्लोरोफिल है इसमें पाया जाता है। इसे किचन हाउस होता है, किचन हाउस, खाने बनाने का घर इसको बोला जाता है, किचन हाउस। गार्ड सेल होती है इसमें और एक ओपन रहता है, क्लोज होता है, बंद होता है। इस टाइप से वर्क करता है। आगे देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है रक्त के घटक आपको बताने हैं। रक्त के कितने घटक हैं? रक्त के कौन कौन से घटक है? अगला क्वेश्चन ये है रक्त के घटक। देखो मैं नोट कर दे रहा हूँ रक्त के घटक कौन कौन से हैं। रक्त के आपके घटक आरबीसी, जैसा कि आप जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये मेनली घटक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पस्किल्स बोल सकते हैं सेल। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये फुल फॉर्म है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स।
जो आप इसको लर्न कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसके बाद इसका बायोलॉजी क्वेश्चन अगला है, हार्मोन्स क्या है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। फुल फॉर्म, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आते हैं हम। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि हार्मोन्स के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि ये हार्मोन्स शरीर में केमिकल ऑटोकॉइड्स है। ये केमिकल परिवर्तन है जो एक निश्चित एज के बाद होता है। बॉयज़ में अलग होता है, गर्ल्स में अलग होता है। बॉयज़ का 13 से 14 के बीच, गर्ल्स का 11 से 12 के बीच ये सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स केमिकल चेंजिंग होते हैं और बॉडी में चेंजिंग आ जाते हैं। यानी एक प्रकार का ये रासायनिक परिवर्तन है बॉडी का, जो किसी भाग से निकलता है और पूरे शरीर में फैलता है। हार्मोन्स क्या नाम है, या इसको बोलेंगे रासायनिक संदेशवाहक, केमिकल ऑटोकॉइड्स, रासायनिक संदेशवाहक, केमिकल मैसेंजर बोल सकते हैं आप। पादप हार्मोन्स अलग होते हैं, पादप के हार्मोन्स आपके अलग हैं और मानव के हार्मोन्स अलग हैं। सबके हार्मोन्स अलग अलग हैं और उनका फंक्शन अलग अलग है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। हार्मोन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, पूरा उसमें हार्मोन्स को हमने डिफाइन किया है, कौन से हार्मोन्स कहाँ सिक्रीशन होता है और किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये भी बताया उसमें हमने। आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड नेम। आपको एंडोक्राइन ग्लैंडों का नाम पता है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उनका आपको नाम रखना है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी इस ऐसी ग्लैंड होंगी, ऐसी ग्रंथियां होंगी जो डक्टलेस, यानी नलिका वही, नलियां इसमें नहीं पाई जाएंगी। इनसे क्या होगा, डक्टलेस ग्लैंड है ये, इसमें नली नहीं पाई जा रही, ये इससे हार्मोन्स निकल रहा है तो डायरेक्ट ब्लड में चला जा रहा है। उससे नली नहीं है कि नली के सहारे वो पास होता रहे, ऐसा नहीं है। वो जहाँ है वहीं पर है, वहीं से हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ, ब्लड में चला गया, पूरे शरीर में चला गया। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल इसका ये आंसर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऐसी ग्लैंड है जो डक्टलेस है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिससे हार्मोन्स निकलता है, ब्लड में चला जाता है और पूरे शरीर में चला जाता है और पूरे शरीर की ग्रोथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन फाउंड इन। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है? तो पहले तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन होता कैसा है ये समझ लेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन दो टाइप से होता है, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जो मनुष्य के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहला रहा है, ये जिसके बॉडी के अंदर हो आंतरिक निषेचन है, और जिसके बॉडी के बाहर हो वो बाह्य निषेचन है। जैसे आपके एम्फीबियंस है, जो जलीय जंतु हैं, उनके बाहर निषेचन हो रहा है, यानी बॉडी के बाहर हो रहा है, अपना स्पर्म और ओवम छोड़ देते हैं, बाहर निषेचन हो जाता है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में और मैमल्स, और भी मैमल्स हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। लेकिन होता कहाँ है उसके फॉलिपियन ट्यूब, याद रखेंगे, फॉलिपियन ट्यूब में, फॉलिपियन ट्यूब में उसके फर्टिलाइजेशन होता है। जो फीमेल बॉडी के अंदर फॉलिपियन ट्यूब है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा फॉलिपियन ट्यूब का। तो ये आपका यूट्रस हो जाएगा, ये आपकी ये ट्यूबरी है, ये फॉलिपियन ट्यूब, फॉलिपियन ट्यूब। ये फिगर है आपका फॉलिपियन ट्यूब में, दो है, एक ये है और एक, इसको फिम्बरी बोला जाता है,
पिंपरी, और ये आपका यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये प्रोसेस होती है पिंपरी है, झालरदार की से बोला जाता है। ये फॉलिक्यूल ट्यूब है, फॉलिक्यूल ट्यूब है, जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, 1/3 भाग फर्टिलाइजेशन होता है, और लोगों में यहाँ पर आके यूट्रस में धंस जाता है, यहाँ पर धंस जाता है, प्लेसेंटा से ऐड हो जाता है, प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा से ये ऐड हो जाता है, और फिर इसके बाद से इसकी ओरिजिन स्टार्ट। अगला आपका अनुवांशिकता क्या है, अगला बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका अनुवांशिकता क्या है। आप चाहे तो फिगर बना सकते हैं, ये फिगर आपका बोर्ड में आया हुआ है, हमेशा पूछा जाता है मानव का फीमेल जननांग भी आता है फिगर। अनुवांशिकता क्या है, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है, अनुवांशिकता क्या है। तो ये अनुवांशिक, दूसरा क्वेश्चन अनुवांशिकता जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो जेनेटिक्स माता पिता के लक्षणों को बच्चों में पहुंचाना अनुवांशिकता कहलाती है, और ये कार्य डीएनए करता है, डीएनए माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक पहुंचा देता है, इस प्रोसेस को जेनेटिक्स कहा जाता है, जिसमें जो भी माता पिता के कैरेक्टर है वो जीन के कारण ये लक्षण जाते हैं, डीएनए है उस पर जीन पाया जाता है आपका, और जीन क्या करता है, माँ बाप के लक्षणों को बच्चों में पहुंचा देता है। फादर का कैरेक्टर, फादर का भी डीएनए, मदर का भी डीएनए जो बच्चों में इंटर कर रहा है उस पर जीन है, जीन एक फैक्टर है जो कैरेक्टरों को चूज करके लेके चला जाता है। जीन के बारे में आपके वैज्ञानिक पेटसन ने जीन शब्द का उपयोग किया था, वैज्ञानिक पेटसन ने। और जो जेनेटिक्स के फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। आप आंसर याद रखेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना रिसर्च किया था, और बहुत उसमें 7 ट्रेट से मटर के पौधे का, और उस पर रिसर्च किया उन्होंने लगातार, और उसको अध्ययन करके बताया उन्होंने कि पहली पीढ़ी में कैसे आते हैं, संतानें कैसे होती हैं, सेकेंड पीढ़ी में संतानें कैसी आती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कौन ले जा रहा है, तो जीन ले जा रहा था, जिसको उन्होंने उस टाइम कारक नाम दिया था, बाद में इसका जीन नाम पड़ा। ये है, अब ये बायोलॉजी क्वेश्चन थे आपके। अब मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन बता दे रहे हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके बता दे रहे हैं। तो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अक्रिया के 4 प्रमुख प्रकार लिखिए। अक्रिया के 4 प्रमुख प्रकार लिखना है। अक्रिया के 4 प्रमुख प्रकार। तो अक्रिया आप जानते हैं किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ जनरेट होता है, या 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर पुनर्व्यवस्थित होकर एक पदार्थ बनता है, जिसे हम रासायनिक अक्रिया करते हैं। और रासायनिक क्रिया में बहुत सारे टाइप हैं। 4 पूछा आपका संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, तीसरा आपका विद्युत अपघटन क्रिया, विद्युत अपघटन क्रिया, चौथा आपका ऊष्मीय
इसके पार्ट्स आ जाएंगे, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। 3 अभिक्रिया होंगी। वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन हो जा रहा है। आपका जो हो रहा है आक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन भी हो जाएगी। आक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद से आपका ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये सब अभिक्रियाएं आ जाएंगी। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। C+O2, इसमें यही खासियत है, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि सिंगल उत्पाद बन रहा है। वियोजन अभिक्रिया आपका ये सिंगल होगा अभिकर्मक और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो जाएगा। विद्युत अपघटन, इसमें आपको करंट की जरूरत पड़ेगी जिससे अलग अलग पदार्थ बन जाएंगे। ऊष्मीय अपघटन, आप इसमें लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जैसे इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। ऊष्मीय अपघटन का आपको H2 + Cl2 ये और सनलाइट की प्रेजेंस में HCl बनेगा आपका। H2 + Cl2 HCl की बन रही है। या फिर आपका रिएक्शन हो जाएगा क्लोरीन HCl या फिर मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस आपने लिया है क्लोरीन और प्रकाश की प्रेजेंस में ये आपका मेथिल क्लोराइड क्लोरोमेथेन, आपका यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण क्लोरीनीकरण अभिक्रिया है। CH3Cl आपका इस तरह उत्पाद बनता है। यहाँ पर आप मेथेन ले सकते हैं, मेथेन, और ये प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3Cl बन जाएगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। आपने मेथेन का हैलोजन से अभिक्रिया कराया प्रकाश की प्रेजेंस में और ये बन गया मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आपका हैलोजनीकरण अभिक्रिया है, हैलोजन से हो रही, बार हैलोजन से अभिक्रिया हुई और प्रोडक्ट बनता चला है। इसमें आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। ये ऊष्मीय अपघटन है जिससे आप ऊष्मा का यूज कर रहे हैं आप इसमें। नेक्स्ट है आपकी आक्सीकरण अभिक्रिया है। आक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन में अभिक्रिया क्या है? तो इसमें आक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है आक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और जिसमें ऑक्सीजन अलग होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल C+O2 आपका CO2 बन गया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको CO2 ब्रेक हो गया C+O2 में। जस्ट अपोजिट है इसका। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अलग होती है। आपने CH4 से हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए, कार्बन अलग कर दिए, हाइड्रोजन अलग कर दिए। इसमें आपको जोड़ देना है C+2H2 CH। तो ये अभिक्रिया है। इसमें धन वृत्ति लक्षणों से जोड़ना है, उसमें ऋण वृत्ति लक्षणों से जोड़ना है। इसके अवयव में वृद्धि होती है, उसके अवयवों में कमी होती है। तो इस तरह का ये नेचर है। ठीक है, अगला देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लाल लिटमस नीला कब होता है? ये पूछ रहा है कि लाल लिटमस पेपर नीला कब होता है। तो ये तो आप बहुत आसान क्वेश्चन, लाल लिटमस पेपर नीला कब होगा? तो जब उसको छार में बोलेंगे, आप छार में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अगर यही उल्टा पूछ दिया होता आपसे कि नीला लिटमस पेपर, जो नीला है, नीला लिटमस पेपर कब लाल होगा, तो आप क्या करेंगे? एसिड में घोल देंगे उसको। एसिड में जब उसको डालेंगे तो आपका नीले से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नीले से आपका लाल हो जाएगा। और वही आप लाल लिटमस पेपर को नीले में इंटर करा दें तो आपका वो छार होगा। तो लाल से अगर नीला हो रहा है तो छार है। ये घोल में आपने इंटर कराया है। अगर नीले से लाल हो रहा है आपका तो आपने एसिड में उसको घोला है। यानी लाल से नीला होना बेस और नीले से लाल होना तो एसिड, जस्ट अपोजिट इसका। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है? दोनों बात पूछा है।
साबुन और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है? साबुन और डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है? तो साबुन क्या है? साबुन कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं। कठोर जल के साथ ये आसानी से झाग नहीं देते। कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट ये आपके कठोर जल के साथ आसानी से झाग देते हैं। ये आसानी से झाग दे देगा, ये कम झाग देगा, वो आसानी से झाग देगा, डिटर्जेंट कहता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो आंसर इसका हो जाएगा, जो भी तत्व है उनके जो बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो आउटर मोस्ट सेल है उसको संयोजी कोश बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है आपका, 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। आप इसको 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 याद है। तो इसके संयोजी कोष कौन सा है? K कोष, ये L कोष और ये M कोष। संयोजी यानी लास्ट का आउटर कोष है, ये M है। तो M आपका संयोजी कोष है, संयोजी कोष है आपका। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाए। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये संयोजी कोष होगा, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये सब बातें हैं, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको, और जो आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये सब जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो काफ़ी आपको हेल्पफुल है, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। इन सबको बताना आपने, अगर सॉल्व इस पे सवाल अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और कल मैं आपको और सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। अभी तक जो है जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ ये सब 100% है बोर्ड में आएंगे। ये सब आपके हल्के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आपने एक बार देख लिया तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, और इस पे सवालों का आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा भारी नहीं है। ओके, दैट्स ऑल।